केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने यूपी के देवरिया में जनसभा को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि वहां तक 6 चरण बीत चुके हैं। प्रधानमंत्री मोदी तो 5वें चरण में ही 310 सीटें पार कर गए हैं। सरकार बनाने का काम 5वें चरण में ही पूरा हो गया, लेकिन आपका काम पूरा नहीं हुआ। 7वां चरण पीएम मोदी के 400 पार करवाने का चरण है। 4 तारीख को सुबह 7 बजे मतगणना शुरू होगी और 1 बजे तक चित्र स्पष्ट हो जाएगा। 3 बजे राहुल बाबा प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे कि ईवीएम में खराबी थी, इसलिए हम हार गए। भाइयों बहनों, मोदी जी 310 सीट 5वें चरण में ही पार कर गए। सरकार बनाने का काम 5वें चरण में पूरा हुआ है, मगर देवरिया वालों, आपका काम पूरा नहीं हुआ। 6ठा और 7वां चरण मोदी जी को 400 पार कराने का चरण। मैं अभी से कह देता हूं, देवरिया वालों, 4 तारीख को सुबह 7 बजे मतगणना शुरू होगी। 1 बजे तक चित्र स्पष्ट हो जाएगा। 3 बजे राहुल बाबा प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे कि ईवीएम में खराबी थी, इसलिए हम चुनाव हार गए। अरे राहुल बाबा, ये नाचना ना आए, आंगन टेढ़ा, ऐसी बात है भाई, ऐसी बात। भाइयों बहनों, खबर पर हमारे साथ चर्चा करने के लिए प्रशांत राव जुड़े हुए हैं। प्रशांत, 5वें चरण में ही 310 पार कर गए, अब तो घटाने बढ़ाने का चुनाव है। केंद्रीय गृह मंत्री का दावा वास्तविकता या मनोवैज्ञानिक खेल? बिल्कुल अभिनव, जिस तरीके से केंद्रीय गृह मंत्री जनसभा को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा है कि उत्तर प्रदेश पूर्व रूपी से चुनाव लड़ रही है और 5वें चरण में भारतीय जनता पार्टी ने 310 सीटें पार कर ली है और आप 6वां चरण पूरा हो चुका है। 7वें चरण में आप लोगों को रुकना नहीं है, बल्कि मतदान करना है और इसी मतदान से भारतीय जनता पार्टी का जो 400 का नारा है वो पूरा हो जाएगा। 400 का नारा पूरा होना जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दिया था, वो देवरिया वालों को पूरा करना है। साथ ही साथ उन्होंने कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी पर निशाना साधा है कि जब 4 जून को मतगणना हो रही होगी तब 1 बजे तो सीधे टॉप हो जाएंगे और 3 बजे राहुल बाबा प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करेंगे और बिहार का तीसरा वो इंडिया की खराब तक छोड़ेंगे। इस तरीके से कहीं ना कहीं जो केंद्रीय मंत्री अमित शाह है वो जनता को इस तरीके से मनोवैज्ञानिक तरीके से लुभाने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि उत्तर प्रदेश जो शासन का चुनाव होना है वो पूर्वांचल के लिए अहम मानी जाती है। पूर्वांचल की जो बनारस सीट है वहाँ से मोदी चुनाव लड़ रहे हैं, उनके सामने कांग्रेस नजर आए हैं, तो बहुजन समाज पार्टी ने अपना मुख्य प्रत्याशी उतारा है। तो जो सभी का कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी को थोड़ी घबराहट है, क्योंकि पूर्व में देखा गया है कि यहाँ पर जो कांग्रेस के सरकार मनमोहन सिंह 2 बार यहाँ से प्रधानमंत्री परिवर्तन का दौर होता है। उस परिवर्तन के दौर में कहीं ना कहीं पूरा राजनीतिक समीकरण खड़ा हुआ है, उसको खत्म करने को लेकर जो पूरी रणनीति जा रही है, 400 पार का नारा दिया गया है और इसी मनोवैज्ञानिक से भारतीय जनता पार्टी जो अपने पक्ष में वोटों को करना चाहती है और चुनाव में जीत सुनिश्चित करने को लेकर जो कहा गया है कि 5वें चरण में 310 सीटें प्राप्त कर ली गई है और 6वां चरण भी भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में गया है। 7वें चरण में किसी घटना नहीं है, 400 पार के नारे को पूरा करना है। तो यह उत्तर प्रदेश की देवरिया के साथ हिमाचल के सभी जिलों को प्रार्थना की एक बड़ी केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की तरफ से किया गया है। बिल्कुल प्रशांत, जिस तरह से भाजपा नेता निशाना साधते रहते हैं, तंज कसते रहते हैं कि 400 पार का नारा तो हमने ऐसे दिया है कि विपक्ष बहुमत 270 पर है, यह तो भूल ही गया है। अब तो चुनाव इसका बचा है कि 400 पार होगा या नहीं। इसे आप किस प्रकार से देखते हैं? और देखिए, अगर देखा जाए तो 10 साल से भारतीय जनता पार्टी पूर्व बहुमत से देश में काबिज है, केंद्र की सरकार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में चल रही थी। तो ऐसे में तीसरी बार जो हथियार लगाने की बात चल रही है, उसको लेकर अगर पूर्वोत्तर राज्यों की बात की जाए तो वहाँ भारतीय जनता पार्टी की स्थिति इतनी मजबूत नहीं है। लेकिन फिर भी क्योंकि अगर यहाँ की बात की जाए उत्तर प्रदेश की, मध्य प्रदेश की, राजस्थान की और इसके साथ
छत्तीसगढ़ है, उत्तराखंड है, यहाँ भारतीय जनता पार्टी की मजबूत स्थिति है। और वास्तविकता यही है कि जो हिंदवासी प्रदेश है वहीं भारतीय जनता पार्टी ने पूरी मजबूती से चुनाव लड़ा है, क्योंकि अगर साउथ की बात की जाए, साउथ में जिस तरीके से अन्य दलों ने पैर पसारे हैं वहाँ भारतीय जनता पार्टी की स्थिति उतनी मजबूत नहीं रही है। और पिछली बार से जो देखा जाए 2014 का जो इलेक्शन था वहाँ 2% भारतीय जनता पार्टी का ज्यादा पीछे भी थी, हालांकि 2019 के चुनाव में वो ऊपर थोड़ा कम हुआ है। इस बार भी वही विपक्ष ने वो कमजोरी पकड़ कर रखी है, जिस तरीके से साउथ में भारतीय जनता पार्टी को साथ दिया जाए और इसके साथ ही हिंदी भाषी राज्यों में भी जो स्थानीय दल थे उनके साथ कांग्रेस पार्टी ने एनडी यानी इंडिया गठबंधन बनाकर यहाँ पर चुनाव लड़ने की कवायद की थी और उन्हीं के भरोसे कांग्रेस पार्टी ने सीट यहाँ जीतने का भी दावा ठोका था। आपको बता दें कि कांग्रेस ने जो समर्पण किया है या जो त्याग किया है ये देखा जा सकता है कि उत्तर प्रदेश 80 लोकसभा सीटों में केवल 17 पर यहाँ पर कांग्रेस पार्टी लड़ रही है। तो वहीं अगर बिहार की बात की जाए तो बिहार में भी वही स्थिति है, वहाँ पर सबसे ज्यादा जो है आरजेडी चुनाव लड़ रही है। इसके साथ ही दिल्ली में भी कांग्रेस ने सीटें रखी हैं, राजस्थान में भी सीटों का बंटवारा हुआ है। तो इस तरीके से कांग्रेस ने समर्पण करते हुए किसी भी तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सरकार में आने से रोका जाए और साथ ही साथ भारतीय जनता पार्टी के द्वारा जो निर्णय लिए गए हैं उनको कोट करते हुए यहाँ कांग्रेस पार्टी और इंडिया गठबंधन के दलों ने वोट मांगे हैं। खासकर एक चीज बात तेजी से फैलाई गई, उसमें ये कहा गया है कि अब की बार अगर भारतीय जनता पार्टी सरकार आती है तो यह लोग जो संविधान को बदलने का काम करेंगे, संविधान को खत्म कर देंगे, संविधान की जो मूल भावना है धर्मनिरपेक्षता की उसे खत्म किया जाएगा। उन्हीं सब बातों को लेकर हुए इस तरीके से कहा गया कि सेंटिमेंटल प्लान है कि किसी तरीके से दोनों दल डराकर इस तरीके से पब्लिक को किसी तरीके से अपने पक्ष में वोट लाया जा सके। वहीं भारतीय जनता पार्टी की तरफ से हिंदुत्व का मुद्दा करवाया जाता है। चुनाव के अहम टाइम में ये सर्वे आता है कि देश में जो मुस्लिमों की संख्या ज्यादा हो रही है, तो वहीं तरफ से एनडी गठबंधन के जो दल है वो लगातार ये कहते आ रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी यहाँ संविधान खतरे में, संविधान को खत्म कर दिया जाएगा, यहाँ केवल भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस का राज चलेगा। आरएसएस चाहती है कि देश को धर्मनिरपेक्षता से दूर करके तुरंत एक धर्म के विषय में बांध दिया जाए। इससे जो अल्पसंख्यक हैं उनको बड़ा नुकसान होगा और देश को बाहर निकाला जाएगा। तमाम जो आरोप है दोनों दलों की तरफ से लगाते हुए वोटों की अपील की जा रही है। 7वां चरण 1 तारीख को यहाँ पर हो रहा है, उसका मतदान हो जाएगा। 4 तारीख को तस्वीरें साफ हो जाएंगी। आखिर में किसके वादे पूरे हुए हैं, हिंदुत्व का मुद्दा कितना अच्छा है, धर्मनिरपेक्षता और संविधान बचाने का नारा कितना कारगर हो सकता है। और जिस तरीके से केंद्रीय मंत्री अमित शाह ने कहा कि 3 बजे जो है राहुल गांधी प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे और हार का टीका ईवीएम पर फोड़ेंगे, तो निश्चित तौर से केवल जो भी पार्टी आने की मुकदमा करें तो भाजपा अपनी उतारेगी। जी बिल्कुल सत्यम, माफ कीजिएगा प्रशांत, ये तो 4 तारीख ही बताएगी कि किसके ऊपर गिरती है गाज और कौन बचा पाता है अपनी लाज। ये तो 4 जून को रिजल्ट आने के बाद ही पता चलेगा। बहुत धन्यवाद प्रशांत आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, हमारे साथ चर्चा करने के लिए। तो रुक करते हैं, अगली खबर की ओर बढ़ते हैं। लोकसभा चुनाव के समर में ओबीसी के हक और आरक्षण का मुद्दा काफी गरमाया हुआ है, जहां मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आरक्षण के मुद्दे पर घेरते हुए कहा कि बाबा साहब भीमराव अंबेडकर बार बार कहते थे कि धर्म के आधार पर आरक्षण नहीं हो सकता, लेकिन कांग्रेस ने लगातार एससी, एसटी और ओबीसी का आरक्षण काटकर कुछ लाभ अल्पसंख्यकों को देने का प्रयास किया है। उन्होंने कहा कि संविधान का सर्वाधिक मखौल कांग्रेस और इंडी गठबंधन के लोगों ने उड़ाया है। वहीं सीएम ने कोलकाता हाईकोर्ट के फैसले को बंगाल सरकार और इंडी गठबंधन के मुंह पर तमाचा बताते हुए कहा कि धर्म के आधार पर आरक्षण नहीं हो सकता। देश के अंदर संविधान में जितने संशोधन किए, चाहे अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता को कैद करने का कार्य कांग्रेस सरकार के द्वारा पहली सरकार में किया गया था, और 1975 को कौन नहीं जानता है, संविधान का गला घोंटने का काम इमरजेंसी के माध्यम से कांग्रेस ने ही किया। अन्य अवसरों पर भी कांग्रेस ने कार्य किए। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर बार बार इस बात को कहते थे कि धर्म के आधार पर आरक्षण नहीं हो सकता। संविधान सभा में भी और उसके बाद भी उन्होंने इसका विरोध किया, लेकिन कांग्रेस ने लगातार ये प्रयास किया कि एससी, एसटी और ओबीसी को मिलने वाले आरक्षण में से सेंध लगा करके इसमें से कुछ लाभ, कुछ हिस्सा काट करके अल्पसंख्यकों को, खासतौर पर मुसलमानों को दे दिया जाए। यूपीए गवर्नमेंट के समय तत्कालीन प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह का एक बयान जग जाहिर है, जिसमें उन्होंने कहा था कि देश के संसाधनों पर पहला अधिकार मुसलमानों का है। तो संविधान का सर्वाधिक मखौल कांग्रेस ने और उसके इंडी गठबंधन से जुड़े हुए लोग, चाहे वह समाजवादी पार्टी हो, चाहे वह टीएमसी हो, चाहे वह आरजेडी हो, चाहे वह आम आदमी पार्टी हो, इन्हीं लोगों ने उड़ाया है। और ये लोग लगातार आज भी यही प्रयास कर रहे हैं, इनके द्वारा यही कार्य किया जा रहा है। देश के अंदर संविधान
में जितने संशोधन किए, चाहे अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता को कैद करने का कार्य कांग्रेस सरकार के द्वारा पहली सरकार में किया गया था। खबर पर हमारे साथ चर्चा करने के लिए प्रशांत राव जुड़े हुए हैं। प्रशांत, जिस तरह से बीजेपी नेता एक के बाद एक आरक्षण के मुद्दे पर विपक्ष को घेर रहे हैं, विपक्ष पर सवाल खड़े कर रहे हैं, क्या लगता है किसके पाले में गेंद जाएगी? महत्वपूर्ण अभिनव ये मुद्दा उठाया है भारतीय जनता पार्टी की तरफ से, किस तरीके से जो है तुष्टिकरण को लेकर यहाँ आरक्षण धर्मविशेष को दिया गया है। और आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी बड़ा बयान दिया है। पश्चिम बंगाल में जिस तरीके से आरक्षण को लेकर जो मुद्दा बना है, उसको सुप्रीम कोर्ट का जो निर्णय आया है उसको लेकर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज बड़ा हमला बोला है। पश्चिम बंगाल में भी जिस तरीके से चुनाव हो रहा है, वहाँ पे ये मुद्दा प्रधानमंत्री हो, गृह मंत्री हो या फिर रक्षा मंत्री हो, जिन भी नेताओं ने वहाँ पर दौरा किया है, चाहे साउथ के राज्य हो, वहां पर भी जिस तरीके की बात की गई है। आप देखिए जिस तरीके से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कांग्रेस पर बड़ा हमला बोलते हुए कहा है कि बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर नहीं चाहते थे, और कई बार उन्होंने अपने भाषणों में कहा है कि धर्म के आधार पर जो है आरक्षण नहीं होना चाहिए, लेकिन कांग्रेस ने उनकी मूल भावनाओं को आहत करते हुए धर्म के आधार पर आरक्षण दिया है। पहले ही सरकार में कांग्रेस ने सबसे पहले इस तरीके का कर्ज किया है। और ऐसे में जिस तरीके से ओबीसी हो या एससी हो, एसटी के हक मारकर धर्म विशेष को आरक्षण दिया जा रहा है, ये कहीं ना कहीं जो आरक्षण की मूल प्रस्तावना है या जो भावना है संविधान की, उसे दरकिनार करते हुए हमेशा से ही कांग्रेस इस तरीके का माहौल उड़ाती आई है, संविधान का मजाक उड़ाती आई है। और जिस तरीके से कांग्रेस की लगातार संविधान बचाने की बात कर रही है, तो निश्चित देखिए तमाम जो विपक्षी दल है वही कांग्रेस की जो क्रियाकलाप है उन्हीं को चुनाकर वोट मांगते आए हैं, और उन्हीं के दम पर उन्होंने अपनी सरकारें बनाई हैं। कांग्रेस ने कहीं ना कहीं बड़ी गलतियां की हैं, जिसके आधार पर जो है कि अन्य दलों ने वहां अपनी पैर बना पाई है। देश की सबसे बड़ी पार्टी और सबसे पुरानी पार्टी होने के बाद भी कांग्रेस आज सत्ता से बाहर और 10 सालों से, और बीच में भी कई बार कई दलों ने कांग्रेस को जो हराया है। इस बार भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हो या मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हो, देश भर में घूम घूम कर प्रचार किया है और कांग्रेस के जो क्रियाकलाप पूर्व में रहे हैं संविधान विरोधी, उनको गिनाने का काम किया है। इससे यह साफ है कहीं ना कहीं किस तरीके से उत्तर प्रदेश के साथ ही अन्य राज्यों में अनुसूचित जाति का वोट जो कांग्रेस को मिलता था वो टूटकर भारतीय जनता पार्टी में चला गया है, और उन्हीं वोटों को बरकरार रखते हुए 2 बार यहाँ भारतीय जनता पार्टी ने केंद्र में अपनी सरकार बनाई है, उत्तर प्रदेश हो या फिर राजस्थान हो, और इसके साथ ही साथ उत्तराखंड हो, मध्य प्रदेश हो। यहाँ पर इसी वोटों के सहारे भारतीय जनता पार्टी ने अपनी सरकार बनाने में कामयाबी हासिल की है। अब इन वोटों के सहारे उनको ये गिनाकर कि उनके जो संविधान के आरक्षण जो प्रदत्त है उसका कहीं ना कहीं दुरुपयोग कर रही है कांग्रेस सरकार, और ये साफ तौर पर पश्चिम बंगाल के सुप्रीम कोर्ट के फैसले में ये साफ हो चुका है कि इस तरीके के आरक्षण नहीं होने चाहिए। अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को तो पहले ही सवाल उठाए जा रहे थे, उसके साथ मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जो बयान दिया है इसका प्रभाव कहीं ना कहीं चौथे चरण में जरूर पड़ेगा। एक चीज और साफ है कि जिस तरीके से उत्तर प्रदेश में एनडीए गठबंधन में यहाँ पर यानी इंडिया गठबंधन में समाजवादी पार्टी शामिल है, समाजवादी पार्टी के पास भी बहुत पहले ये चांस रहे हैं कि जब उन्हें अनुसूचित जाति का वोट मिलता था, लेकिन प्रमोशन में जो रिजर्वेशन था उसको खत्म करने में समाजवादी पार्टी के संस्थापक मुलायम सिंह यादव या फिर तत्कालीन मुख्यमंत्री अखिलेश यादव का बड़ा रोल रहा है कि प्रमोशन में रिजर्वेशन को खत्म करने का काम किया गया है। और जब 2000 यहाँ पर 7 से 12 में यहाँ मायावती की गवर्नमेंट रही है, जेपी की सरकार में उसमें बदलाव भर्ती बढ़ी जा रही थी, तब भी समाजवादी पार्टी के लोग विरोध कर रहे थे। और यही कारण रहा है कि यहाँ पर उत्तर प्रदेश में 2017 में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश में चुनाव हो रहा था और भारतीय जनता पार्टी ने यहाँ जीत हासिल की और वह मुख्यमंत्री बने। 2022 में भी यहाँ पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ बने, उनके जो पूरे संरक्षण में यहाँ चुनाव चल रहा था। सारे यही था कि समाजवादी पार्टियों ने जो गलती की थी उसका खामियाजा हालांकि भुगतना पड़ा। इसीलिए इस बार इंडिया गठबंधन ने संविधान बचाओ का नारा दिया ताकि जो वोट उनसे छिटक गया है वो एक बार उनके दलों में वापस आ जाए। लेकिन जिस तरीके से उत्तर प्रदेश में आपने देखा होगा कि जो पब्लिक व्यू आए हैं अनुसूचित जाति के, अनुसूचित जनजाति के, उसमें काफी नाराजगी समाजवादी पार्टी को लेकर है कि समाजवादी पार्टी वही पार्टी है जिसने बहुजन महापुरुषों के नाम पर बने जिले बदलने का काम किया था। इसके साथ ही साथ
यहाँ पर जो प्रमोशन रिजर्वेशन का बिल था उसको फाड़ने का काम ही समाजवादी पार्टी ने किया था। इसी बार 2019 में समूह बहुजन समाज पार्टी से गठबंधन रहा हो, लेकिन समाजवादी केवल 5 सीटों पर सिमट कर रह गई थी। आज इस बार जो है संविधान बचाओ का नारा देकर उत्तर प्रदेश में 63 सीटों पर समाजवादी पार्टी लड़ रही है, 17 पर यहाँ पर कांग्रेस लड़ रही है। इतना अब उनको यहाँ पर जनता का समर्थन मिलता है तो आने वाले समय पता लगेगा 4 तारीख को सब ठीक हो जाएंगे। जी बिल्कुल प्रशांत, पूर्व में किए गए कार्यों, पूर्व में लाई गई नीतियों और अब कोलकाता हाईकोर्ट के फैसले के बाद कहीं ना कहीं हिंदू वोटर्स का कुछ तो प्रभाव पड़ेगा ही। भाजपा की तरफ कोई ना कोई हिंदू वोटर तो रुख करेंगे ही। बिल्कुल, बहुत धन्यवाद आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, हमारे साथ चर्चा करने के लिए। तो रुख करते हैं, अगली खबर की ओर बढ़ते हैं। भाजपा सांसद बृजभूषण सिंह के काफिले की फॉर्च्यूनर ने गोंडा में 2 बाइक सवारों को रौंद दिया। अन्य 2 लोगों की हालत गंभीर बताई जा रही है। हादसे में दोनों युवकों की मौके पर मौत हो गई, जबकि महिला की हालत गंभीर है। ग्रामीणों ने बताया कि फॉर्च्यूनर कार जिस काफिले में थी उसमें भाजपा प्रत्याशी करण भूषण सिंह भी थे। वे काफिले के साथ बुधवार सुबह करीब 9 बजे हुजूरपुर जा रहे थे। काफिला अभी छताई पूर्वा के पास पहुंचा था, तभी एस्कॉर्ट लिखी फॉर्च्यूनर एक गाड़ी को ओवरटेक करने लगी। इस दौरान वह बेकाबू हो गई और बाइक सवारों को रौंदते हुए बिजली के खंभे से टकरा गई। गाड़ी ने घर के बाहर बैठी बुजुर्ग महिला को भी रौंद दिया। काफिले में शामिल लोग मौके से फरार हो गए हैं। आज दिनांक 29/5/2024 को समय लगभग 9 बजे थाना कर्नलगंज को सूचना मिली कि हुजूरपुर रोड पर क्रॉसिंग के पास एक फॉर्च्यूनर और मोटरसाइकिल में एक्सीडेंट हो गया है। मोटरसाइकिल सवार रेहान और शहजाद नाम के 2 व्यक्ति घायल हो गए। पुलिस मौके पर तत्काल पहुंच के दोनों को CSC कर्नलगंज में एडमिट कराया गया, जहां पे दोनों की मृत्यु हो गई है। पंचायतनामा की कार्रवाई की जा चुकी है, पोस्टमार्टम के लिए उनको भेज दिया गया है। उनके परिजनों द्वारा एक तहरीर दी गई है। तहरीर के आधार पर सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत किया जा रहा है। खबर उत्तर प्रदेश के गोंडा से है, जहां भाजपा सांसद बृजभूषण सिंह के काफिले की फॉर्च्यूनर ने गोंडा में 2 बाइक सवारों को रौंद दिया। अन्य 2 लोगों की हालत गंभीर बताई जा रही है। हादसे में 2 युवकों की मौके पर मौत हो गई, जबकि महिला की हालत गंभीर है। ग्रामीणों ने बताया कि फॉर्च्यूनर कार जिस काफिले में थी उसमें भाजपा प्रत्याशी करण भूषण सिंह भी थे। वे काफिले के साथ बुधवार को सुबह 9 बजे हुजूरपुर जा रहे थे। काफिला अभी छताई पूर्वा के पास पहुंचा था, तभी एस्कॉर्ट लिखी फॉर्च्यूनर एक गाड़ी को ओवरटेक करने लगी। इस दौरान वह बेकाबू हो गई और बाइक सवारों को रौंदते हुए बिजली के खंभे से जाकर टकरा गई। गाड़ी ने घर के बाहर बैठी बुजुर्ग महिला को भी रौंद दिया है। काफिले में शामिल लोग मौके से फरार बताए जा रहे हैं। खबर उत्तर प्रदेश के गोंडा से है, जहां भीषण सड़क दुर्घटना सामने आई है। भाजपा सांसद बृजभूषण सिंह के काफिले की फॉर्च्यूनर गाड़ी ने गोंडा में 2 बाइक सवारों को रौंद दिया। अन्य 2 लोगों की हालत गंभीर बताई जा रही है। हादसे में दोनों युवकों की मौके पर मौत हो गई, जबकि महिला की हालत गंभीर है। ग्रामीणों ने बताया कि फॉर्च्यूनर कार जिस काफिले में थी उसमें भाजपा प्रत्याशी करण भूषण सिंह भी थे। खबर पर हमारे साथ चर्चा करने के लिए दुर्गा सिंह पटेल जुड़े हुए हैं। दुर्गा जी, भाजपा प्रत्याशी बृजभूषण के काफिले ने 2 लोगों को रौंदा है, दोनों की मौके पर मौत हो गई। महिला की हालत गंभीर बताई जा रही है, क्या अपडेट है? जी बिल्कुल, आपको बताना चाहेंगे जिस तरह से लेते हुए हुजूरपुर क्रॉसिंग पड़ता है, वहां पर जब रेलवे फाटक बंद हो जाता है तो काफिले में 4 गाड़ी शामिल थी, जिसमें से 3 गाड़ी पहले ही निकल जाते हैं। उसके बाद चौथी गाड़ी वो रेलवे फाटक जब बंद हो जाता है तो गाड़ी वहां से रुक जाती है। तो जैसे ही रेलवे फाटक पहुंचती है तो ये जो ओवरटेक करने के चक्कर में पूरी तरह से जब ओवरटेक करते हैं तो यहाँ पे बाइक को अपने चपेट में ले लेते हैं। इससे 2 युवक से उनकी मौत हो जाती है और यहाँ पे पर्यटन हल्का करके अपने अधिकारी पहुंचते हैं और काफी देर बाद यहाँ देखा जाता है तो काफी भीड़ पड़ी जाती है और लोग आक्रोशित हो जाते हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात क्या है कि जिस फॉर्च्यूनर जिससे एक्सीडेंट हुआ वहाँ पर अभी तक जो भाजपा प्रत्याशी के सांसद भूषण के बेटे, उनका नाम अभी तक इस FIR में नहीं है। तो कहीं ना कहीं तो गाड़ी अभी पुलिस पूरी तरीके से
जांच पड़ताल कर रही है, लेकिन अब ऐसे FIR दर्ज कर लिया और जो चालक था फॉर्च्यूनर का जो लौकिक उसको पुलिस ने गिरफ्तार कर कार्रवाई शुरू कर दी थी। बिल्कुल दुर्गा सिंह, ये जो काफिला है इसको बृजभूषण शरण सिंह उनके बेटे भाजपा प्रत्याशी से जोड़कर भी देखा जा रहा है, तो ये गाड़ी अब तक पुलिस की जांच पड़ताल में गाड़ी किसके नाम पर रजिस्टर्ड है, किसी तरह का खुलासा अब तक हो सका है? दुर्गा बिल्कुल, वो तो बताना चाहेंगे, जांच पड़ताल पुलिस कर रहे हैं। जो गाड़ी है तो रजिस्ट्रेशन हुआ नंदन नगर इंटर कॉलेज चलता है, कॉलेज वहाँ इसी के नाम से कॉलेज गाड़ी बताई गई है और इसके पहलुओं पर पुलिस जांच कर रही है। लेकिन अब जांच का विषय तो बना हुआ है, पुलिस आप पहलुओं से जांच करे। जो गाड़ी है पुलिस अपने कब्जे में ले ली है और FIR पंजीकृत कर दिया, पोस्टमार्टम को पुलिस ने भेज दिया है। जी बिल्कुल, महिला गंभीर रूप से घायल बताई जा रही है। घर के बाहर बैठी महिला को इस गाड़ी ने रौंद दिया है। महिला को इलाज के लिए क्या कुछ व्यवस्थाएं प्रशासन की ओर से की गई हैं, वहां उसे कहां ले जाया गया है? बिल्कुल आपको बताना चाहेंगे, जिस तरह से महिला घायल है स्थानीय ले जाएगा। हालत ठीक ठाक है, लेकिन यहाँ पे अधिकारियों के बाद जिला अस्पताल में जो घायल महिला थी उसको भर्ती कराया गया है, वहाँ पे इलाज जारी है। बिल्कुल दुर्गा, घटना हुई है, काफी दर्दनाक घटना है। हालांकि जांच में दोषी कौन है ये तो जांच के बाद ही पता चल सकेगा। बहुत धन्यवाद दुर्गा सिंह आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, हमारे साथ चर्चा करने के लिए। तो रुक करते हैं, अगली खबर की ओर बढ़ते हैं। छत्तीसगढ़ के बीजापुर जिले के मद्धेड़ थाना क्षेत्र में पुलिस और नक्सलियों के बीच हुई मुठभेड़ में 2 नक्सली मारे गए हैं। दोनों के शव और मौके से हथियार बरामद कर लिए गए हैं। फिलहाल मारे गए नक्सलियों की शिनाख्त नहीं हुई है। जवान मौके पर ही मौजूद हैं। इलाके में सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है। जानकारी के मुताबिक पुलिस को सुबह सूचना मिली थी कि मद्धेड़ के बड्डे पारा में बड़ी संख्या में मद्धेड़ एरिया कमेटी के नक्सलियों की मौजूदगी है। इसके बाद बीजापुर से DRG की टीम को मौके से रवाना किया गया। बताया जा रहा है कि मुठभेड़ में ढेर महिला माओवादी हैं जो कि DVCM कैडर की हैं। इस पर 8 लाख रुपए का इनाम घोषित था। फिलहाल इसकी पुष्टि नहीं हुई है। खबर पर हमारे साथ चर्चा करने के लिए P महेश राव जुड़े हुए हैं। P महेश राव जी, मुठभेड़ में 2 नक्सली मारे गए हैं, दोनों पर 8 लाख रुपए का इनाम था। कितनी बड़ी सफलता? जी अभिनव, मैं बताना चाहूंगा कि ये लगातार यहाँ पे जो नक्सलियों के खिलाफ जो महाअभियान चलाया जा रहा है और लगातार नक्सली इस घटनाओं में मारे जा रहे हैं पुलिस और नक्सलियों के बीच। और ऐसे ही बीच आज ये देखने को मिला है कि बीजापुर के मद्धेड़ थाना क्षेत्र के अंतर्गत बहुत जबरदस्त मुठभेड़ हुआ जिसमें 2 हार्डकोर माओवादी मारे गए हैं, जिसमें एक महिला भी बताई जा रही है और वर्दीधारी है। और उनके शवों को यहाँ पर अभी जंगलों से यहाँ पे सुरक्षा बल के जवान जिला मुख्यालय ले आएंगे और शिनाख्त करने का जो सिलसिला है वो जारी रहेगा। और उसके बाद पुलिस के अधिकारी यहाँ पे प्रेस मीट का आयोजन करेंगे और उसके बाद जानकारी देंगे कि नक्सली किस कैडर के हैं। हालांकि अभी प्रारंभिक तौर पे जो सूचना जो मिल रही है या फिर जो खबर निकल के आ रही है उसमें यह कहा जा रहा है कि इसमें 8 लाख से भी ज्यादा इनामी नक्सली जो है वो मारे गए हैं। और हालांकि इस बात की अभी किसी प्रकार की कोई पुष्टि नहीं की गई है, लेकिन जो जब सर्चिंग पार्टियां जब वापस लौटेंगे मुख्यालय और शवों को यहाँ पे जब लेके आएंगे तब स्पष्ट की जाएगी कि ये किस कैडर के हैं और उनका नाम क्या है और कहाँ रहते हैं। जी बिल्कुल बी महेश राव जी, जैसा कि 2 नक्सली महिला नक्सली मारे गए हैं, तो क्या कुछ नक्सलियों के घायल होने की भी अब तक सूचना मिल पाई है? जी मैं बिल्कुल बता दूं कि यहाँ पे जो अभी खबरें ये निकल के आ रही है कि नक्सलियों को इस पूरे इनकाउंटर मामले में काफी बड़ा नुकसान हुआ है। लेकिन जब सर्चिंग किया गया तो वहां पे मौके पर 2 नक्सली मारे गए, उनके शव जो है बरामद किए गए हैं, जिसमें एक महिला नक्सली भी है। और भारी मात्रा में हथियार और गोला बारूद भी यहाँ पे जब्ती की गई है मौके से। और मशीन गने हैं जो और कई प्रकार के जो आधुनिक हथियार हैं वो भी मिले। लेकिन अभी तक ये खबर करके आ रही है कि मात्र 2 ही नक्सलियों के शव बरामद किए गए। लेकिन पूरे मामले की बात करें, लगातार जो नक्सलियों के खिलाफ में जो अभियान जो चलाया जा रहा है वो यहाँ पे सफलता की कगार पर है। और पूरे बस्तर इलाके की बात करें, पूरे विभिन्न इलाके में, चाहे हम बात करें दंतेवाड़ा या फिर बात करें बीजापुर या नारायणपुर या सुकमा, जितने भी नक्सल प्रभावित जिले हैं बस्तर संभाग के अंतर्गत, वहां सघन नक्सलियों के खिलाफ में ऑपरेशन जो लॉन्च किया जा रहा है, जिसमें लगातार जवानों को सफलता भी मिल रहा है। जी
बिल्कुल सरकार की ओर से सघन जांच अभियान, नक्सलियों के विरुद्ध अभियान चलाया जा रहा है, जिसमें नक्सलियों के खिलाफ सरकार को सफलता भी मिल रही है। बहुत धन्यवाद। हालांकि नक्सलियों की शिनाख्त और उनकी जांच के बाद ही पता चलेगा, प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद ही पुष्टि हो सकेगी। बहुत धन्यवाद बी महेश राव, आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, चर्चा करने के लिए। तो 4 बड़ी खबरों में फिलहाल इतना ही। न्यूज़ आवर पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। नमस्कार।